सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ सरदार सलीम हैदर साहब मौजूद हैं जो गवर्नर पंजाब हैं और मुल्क में डेवलप होती हुई सिक्योरिटी की अनसर्टन सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान की अफवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आप मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें। गवर्नर साहब, पहले तो आपका क्या रद्द अमल है जो सूरत हाल बनी हुई है? एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया ने अटैक किया और उसको हमने उसका जवाब तो दिया, लेकिन ये जो माहौल बना हुआ है इसमें आपकी पल्स क्या है? देखिए, एक तो इंडिया हमेशा से ही बड़ी भूंडी हरकतें करता है। इस तरह इसने रात के अंधेरे में, इससे पहले भी इनकी यही रवायत है कि रात के अंधेरे में ये वार करते हैं और इन्होंने किया। अल्लाह के फजल करम से हमारी फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त उसका जवाब दिया और जिन तैयारों पे उन्हें बड़ा घमंड था वो भी गिरे, 3 तैयारे, 2 दूसरे भी गिरे और पोस्टें भी उड़ी, उनका ब्रिगेड भी उड़ा और बहुत कुछ हुआ और बड़ा बेहतरीन जवाब हुआ और वो सारा दिफा में था। और इसमें अभी तक भी इंडिया ने जो है वो अपनी शरारतें छोड़ी नहीं हैं और बड़ी छोटी हरकतें कर रहे हैं। जैसे आप कल देखें, उन्होंने ढेर सारे ड्रोन भेज दिए अब तक गिर चुके हैं और गालबन आज भी जो है वो भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है वो जो उनके 110 ड्रोन्स हैं इसराइल ने इन्हें दिए हैं वो सारे वो ख़त्म कराना चाहते हैं और इस तरह की छोटी हरकतें कर रहे हैं। हमारी जो अपना सिविलियन आबादी हैं उनको निशाना बना रहे हैं। इन्होंने उनको मिसाइल मारे, अभी भी सरहद के साथ जो है वो बॉर्डर लाइन के साथ करीबी आबादियों में वो जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कल जो ड्रोन भेजे उसमें भी 3 हमारे सिविलियन बेचारे शहीद हुए। तो ये बड़ी एक नीच हरकतें हैं जो हमेशा से वो करते हैं और इसका पूरी कौम अब इस पे खड़ी है, अपनी फोर्सेस के साथ, अपने आर्मी चीफ के साथ, अपनी एयर फोर्स के साथ, अपनी बहरिया के साथ और पूरी कौम अब ये चाहती है कि इनको एक तकड़ा जवाब जो है वो जाना चाहिए। और गवर्नर साहब, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि अभी आप देखें कि इजराइल साख्ता मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं मुरीद के में थी और वहाँ पे जो मिसाइल आया था उन्होंने हमें उसके टुकड़े दिखाए। उन्होंने कहा कि ये यूएस से मेड और ये इजराइल ये वो मिसाइल्स हैं जो पैलेस्टाइन में गिरते रहे हैं। तो इससे आप इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो इंडिया कितना एग्रेसिवली इन मामलात को लेके आगे बढ़ रहा है और जो हमारी तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है वो अभी तक सेल्फ डिफेंस में है। लेकिन आपको लगता है कि ये हमें मज़ीद इंटेंसिफाई कर लेना चाहिए अपने रद्द-ए-अमल को, जैसे कि आवाम भी चाह रही है, बल्कि लोग कह रहे हैं हम तो मुतमईन ही नहीं है जितना आपने हमले किया? देखिए, बात ये एक स्ट्रेटजी होती है और हमारी फोर्सेस जो हैं पूरी दुनिया ने माना कि बहुत तकड़ी फोर्सेस हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया। बड़ी एक अपनी एक्सपर्टीज़ भी हमारे लोगों की उस हवाले से बड़ी तकड़ी हैं और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास बहुत अच्छी है। गो कि शायद उनके पास तादाद ज़्यादा है, हमारे पास तादाद उनके मुकाबले में कम है, लेकिन हमारा जो मेयार है उनसे बहुत तकड़ा है और हमारे जो हैं अपना वो हैं जो इनको इस्तेमाल करने वाले, हमारे जैसे पायलट्स हैं या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं, वो बड़े एक्सपर्ट हैं और किसी सूरत में भी इंशाल्लाह उनके ख़ुद जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने माना कि इंशाल्लाह हमारा मुकाबला वो नहीं कर सकते। एक स्ट्रेटजी के तहत जो है वो हमारी फोर्सेस चल रही हैं और वो जो छोटी अब बूंदी हरकतें कर रहे हैं उसका जवाब उन्हें दे रहे हैं, नुकसान उनको हो रहा है। अब जो है इसके बाद मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, कौम चाहती है कि जल्दी से जल्दी कोई एक ऐसी हिट हो कि जिसका मज़ा आ जाए और वो होना है और वो करना है। उसके बगैर क्योंकि आप भी पाकिस्तानी है, बेशक ये ओहदा आपके पास है पर जज्बात तुम सबके एक ही हैं, तो ऐसा क्या हो कि मज़ा आए? देखें, ऐसा ये हो, मज़ा ये आए कि उनकी जो फौजी तनसीबात हैं कोई तकड़ी सी उसको धड़ल्ले से उड़ाया जाए। हम में और उनमें फ़र्क है। हम बिल्कुल, हमें किसी सूरत में हमने किया भी नहीं, हमारी तारीख़ है कि हम सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बनाते।
हम मंदिर्स को निशाना नहीं बनाते। उन्होंने हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, लेकिन हम मंदिर्स को निशाना नहीं बनाते, हम चर्चेज़ को निशाना नहीं बनाते। हमने उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाना है, और वो होगा इंशाल्लाह। वो डिसाइडेड है और वो होगा, और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा। हमें अपनी आर्मी पे मुकम्मल एतमाद है, और ख़ास कर हमारे जो सिपा सलार हैं मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह पे प्रॉपर ईमान रखने वाला हमारा सिपा सलार है, हाफ़िज़ कुरान है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकामात हैं उन पे अमल करने वाले हैं। अल्लाह ने हमें बताया है हमारे मज़हब के मुताबिक कि जंग अच्छी नहीं है, लेकिन जब तुम पे मुसल्लत कर दी जाए तो तुम पे जहाद फ़र्ज़ है। आज के दिन मैं समझता हूँ पूरी कौम पे, हमारी फोर्सेस पे जहाद फ़र्ज़ हो चुका है, और वो हमने करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, जब इस तरह के हालात हो तो आपको रिटेलिएट तो करना पड़ता है। अच्छा गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि जब मुरीद के में अटैक हुआ, और शुक्र है कि उस बिल्डिंग को ऑलरेडी खाली करवाया गया था, इसकी कैजुअलिटीज़ भी कम हुई, वो भी हमारे क्रेडिट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जाता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये ड्रोन्स का सिलसिला शुरू हुआ लाहौर में और गिरदोनवा में। तो ये आपके लिए कितना अलार्मिंग था बीइंग गवर्नर पंजाब? आपने इसको कैसे रीड किया? वर यू ओके, वर यू कॉन्फिडेंट? कैसे आपने आपका अपना रद्द अमल किया? देखिए, शुरू में तो जब हमें टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, जो जिनका काम है वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो एक आम शहरी की हैसियत से, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी इसी में था कि यार ये इतने ड्रोन्स कैसे हमारे एयर स्पेस में आ गए और हम इनको कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो बाद में जब उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैंने ली और मैंने जब देखा तो उन ड्रोन्स को बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया गया। और वो तो ख़ुद कुछ ड्रोन थे ना, उन्होंने किसी भी हमारी फ़ौजी तनसीबात, किसी रडार पे, किसी अहम तनसीब पे उन्होंने ख़ुद कुछ हमला करना था, उस ड्रोन ने जाके लगना था, उसको ख़त्म कर देना था। लेकिन कोई एक भी ऐसा टारगेट नहीं है जिनको उन ड्रोन ने हिट किया हो आज तक। अल्लाह के फजल और करम से आगे भी मालिक मेहरबानी करें कि वो नहीं कर सके, और वो हवा में फिरते रहे। उसको जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनको तरीके से डिफ्यूज़ करके उनको गिराना शुरू कर दिया, और वो 35 के करीब गिर चुके हैं। तो जो वो चाह रहे थे उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, कोई हमारा वो नुकसान नहीं कर सके। ठीक है, हमारी पब्लिक को ये हुआ कि कल से उड़ रहे हैं और इनको तो उनको उड़ने दें, उनका हमें नुकसान कोई नहीं है अगर वो फिर रहे हैं। हम बारी बारी वो सारे रडार पे हैं, सारे हमारे पास नोटेड हैं, और इंशाल्लाह वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जाते हैं। गवर्नर साहब, ये कैसा मौका है जिसमें हम इकट्ठे हैं और इसमें कोई कहीं डिस्पैरिटी नहीं है, कहीं कोई लाइन नहीं है, सब मेरा और आपका मफाद ही है, आपका और पाक फ़ौज का मफाद है, पाक फ़ौज का, इनफैक्ट सारी आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मफाद है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं और ओपिनियंस हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इमरान खान जिनकी बड़ी फॉलोइंग है और कुछ लोगों की आ रहा है ये कि अगर उनको भी इंगेज किया जाए या उनकी तरफ से कहा जाए कि एटलीस्ट इस सूरत हाल में पे बात हो, ताकि जो उनका वोट बैंक है, आपको पता है कि इंक्लिनेशन भी हो जाती है लोगों की, ऑल्दो हम सब इंस्टीट्यूशंस के साथ है। तो इज़ दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट और PTI टू कम ऑन वन पेज जस्ट टू बी विद द कंट्री? देखिए, बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल में इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं जो है ना अपोजिशन जमातों को भी बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस कौमी इशू पे उन्होंने अपने वक्ती तौर के जो मामलात या गिले शिकवे थे उनको साइड पे रखा और सारे इकट्ठे हुए और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। ये हमारी फ़ौज का जो मोराल अप है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और सरहदों से हमें जो है वो व्हाट्सएप आ रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो मशाते जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। तो वो इस वजह से है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अगर पूरी कौम साथ न खड़ी हो, हमारा हम जो हैसियत कौम बिखरे हुए हों और हमारी मुख्तलिफ राय हो, तो फिर हमारी फोर्सेस उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकती। तो तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने, जो हुकूमती पार्टियाँ हैं, उन्होंने पूरे मजहबी जो मुख्तलिफ हमारे हम मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनमें सब ने मिल के जो है यक ज़बां होके भारत को ललकारा है। बल्कि ये भी इंस्ट्रक्शंस दी कि कोई नेगेटिव बात होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, खुद इंस्ट्रक्शंस दी। बिल्कुल सही है, और उधर से बिल्कुल अपना तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये था कि कोई नेगेटिव बात नहीं करनी।
लेकिन हर जगह मुल्क दुश्मन होते हैं। अभी भी मैं कई जगह देख रहा हूँ, बहुत कम है वो पोस्टें, लेकिन जो बाहर से बैठ के अपनी फोर्सेस को डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो हर जगह पर होते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है वो काउंट भी नहीं करता, वो इतना कम है कि वो आटे में नमक के बराबर है इनफैक्ट। अच्छा गवर्नर साहब, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं कि अगर वो बाहर हों, अगर बाहर ना भी हों और पॉलिटिकली इंगेज हो जाएं, तो शायद हम और भी अच्छा प्रेशर क्रिएट कर सकें, ये एक सेंस है उनके फॉलोअर्स में। तो डू यू बाय दिस? जी बिल्कुल, देखें पीटीआई इंगेज है, उनके सारे जो लीडरशिप है वो सारी इन टच है और उसमें, और ज़रूर इमरान खान को भी इंगेज करना चाहिए। ये वो टाइम है, बिल्कुल इसमें वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ठीक है, हमारे जो मामलात हैं वो अपनी जगह चलते रहेंगे। अगर कोई इल्ज़ामात हैं, उन्होंने डिसाइड होना है, आगे चलना है, वो चीज़ें एक साइड में, लेकिन आज के दिन पे इमरान खान को भी इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है और सब ने मिल के आगे। और अगर इमरान खान खुद कह दें कि वो इंगेज होना चाहते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार करें, या गवर्नमेंट से कोई कह दे, तो मेरा ख्याल है ये बड़कपन का मुजाहरा कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये बेहतर बात है। पानी पीटीआई को साथ सबको, वैसे जो पीटीआई है उनकी जो लीडरशिप है सारी इंगेज है, वो वहीं से ही जो है वो सारे अपना ऑर्डर्स लेके और उनको इम्प्लीमेंट ही करा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर जेल में जाके बाहर किसी जगह बैठ के कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें बानी को भी बुला लिया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक अच्छा मैसेज जो है वो जाएगा उनकी तरफ से भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पॉजिटिवली इस पे चलेंगे। बिल्कुल, और ये कैसा मौका है कि मैं हर लिहाज से मस्बत बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाके विज़िट करेंगे जहाँ पे भारत ने नाकामी के साथ ड्रोन्स उड़ाए और फिर पाकिस्तानी अफवाज में गिराए। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम एक बहुत अहम मकाम पे मौजूद हैं ड्रोन्स के हवाले से, जो आप पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट सुन रहे हैं। ये वॉल्टन रोड की जगह है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का इलाका है और ये एक स्कूल भी है, और इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुलबर्ग 3 के करीब है। और राइट साइड पे भी ये कंटोनमेंट का एरिया है जहाँ पे ड्रोन अटैक किया गया था और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने सक्सेसफुली उसको गिरा दिया था। और अब तक तकरीबन 35 से ज़ायद ड्रोन्स ओवरऑल पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं इंडिया ने, जिसको पूरी कामयाबी से पाकिस्तानी अफवाज ने गिराया है। और जब हमने एक्सपर्ट से बात की कि इनका जो मकसद है वो सिर्फ जासूसी है या डिस्ट्रक्शन भी है, तो दोनों मकासद ही होते हैं, लेकिन जो पैमाना है वो डिस्ट्रक्शन का वेरी भी कर सकता है। तो ये ना सिर्फ भारत के तैयारे गिराए हैं पाकिस्तान ने, बल्कि जो ड्रोन्स हैं उनको गिराने के बाद भी पाकिस्तान को छोटे और बड़े नुकसानात से बचाया। इसके अलावा यहाँ पे ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन की लड़ाई भी पाकिस्तान भारत के साथ लड़ा है। आप पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट उठा के देख लें, कभी वो इस्लामाबाद पे अटैक करवा रहा है, कभी वो फैसलाबाद पे, कोयटा पे, लाहौर में, एयरपोर्ट्स पे। बल्कि एक तो बड़ा रेडिकुलस एनालिसिस हमने सुना कि जो पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको भी पकड़ लिया है भारतीय फ़ौज ने। आप ये लेवल ऑफ रिपोर्टिंग और ये मज़ाक़ खेज़ इंफॉर्मेशन, हंसी आ सकती है आपको। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये लतीफ़े आपको इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि जो बरकत आते हैं, बड़ी क्रेडिबल जर्नलिस्ट रही हैं और उनके 70 मिलियन तकरीबन उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उन तक जर्नलिस्ट ने ऐसी रिपोर्ट्स की हुई है कि कुछ पायलट्स को भी पकड़ लिया। वो पायलट किधर है? अगर आपने पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया, प्लीज़ उसको दिखाएं, उसकी शक्ल दिखाएं। जैसे हमने आपका पायलट पकड़ा तो उसकी तवाज़ो भी की, इज़्ज़त से वापस भी भेजा, उसकी तस्वीर भी बनाई। तो ये एक झूठ की जंग है जिसका हमें बीइंग मीडिया भी जवाब देना पड़ा है, पाकिस्तान भी उसका सक्सेसफुली जवाब दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो IPL मैचेस होने थे इंडिया में, वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम्स वहाँ से जाना चाह रही हैं। 15 से ज़ायद खिलाड़ी हैं, दे वांट टू रश आउट ऑफ इंडिया। कोचेस छोड़ के जाना चाह रहे हैं और हर टीम का बजट 120 करोड़ है। टोटल टीम्स 10 हैं, 1200 करोड़ सारी टीम्स का बजट है। 2 साल पहले मीडिया के जो रेट्स थे वो $6.4 बिलियन में
फ़रोख्त किए गए थे और मैं इन पर्टिकुलर राइट्स की बात कर रही हूँ, तो ये वो शेयर्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। और अब यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि कैंटोनमेंट के करीब रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि जो ड्रोन गिराया उस वक्त इन लोगों ने क्या देखा। आप इधर ही थे जब हुआ? जी मैं, हाँ जी, इधर ही थे। ये जो है ना जी अपना गिरे हैं, एक पहले गिरा है, 2 बाद में गिरे हैं। तो उसके बाद जो है ना जी यहाँ पे मुख्तलिफ मीडिया वाले आ गए, मुख्तलिफ अपना इसके एजेंसियों के लोग आ गए, तो ये हमारे सामने ही गिरे हैं जी। लेकिन कोई नुकसान शुक्र है नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि वो जब गिरा है तो वाइब्रेशन वगैरह जिस तरह एक होती है इस तरह की हुई है, बाकी कोई जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हुई। वो जो धमाकों की आवाज़ थी, इतनी गूंजदार आवाज़ थी, बच्चे डर गए उसमें दीवारें हिल गई, हमारे ग्रिलों की वो कई शीशे वो गिर गए, टूट गए। इस वजह से 12 बच्चों में खौफ पाया गया और हमारी फौज ने बहुत अच्छा इनका मुकाबला किया। अच्छा बेटा, आप भी इधर थे जब कल इंसिडेंट जी? यहाँ पे ही थे हम सब। ये सुबह डर तो नहीं लगा आपको? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगा। और सब लोग जज्बे में थे इंडिया के, तो इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को। क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? आपके माइंड में क्या आता है? किस तरह मैं जिससे भी मिल रही हूँ मैं उससे पूछ रही हूँ, कोई कहता है उनका पानी बंद कर दो, कोई कहता है कि उनके चैनल्स बंद कर दो, कोई कहता है कि उनकी फ़ौजों पे अटैक करो। आपके माइंड में क्या आता है? हमें इस तरह करना चाहिए कि अगर उन्होंने हमारे पे 3 अटैक किए हैं तो हमें उनके डबल करने चाहिए। उनकी आर्मी पे उन्होंने हमारे शहरों को टारगेट किया तो हमें भी करना चाहिए, उनसे डबल अटैक्स करने चाहिए। बिल्कुल। और वैसे तो हमारी कौम और हमारे बच्चे और हमारे जवान और हमारी अफवाज जंगों के हक़ में नहीं है, लेकिन जब आप हमारी आवाम को निशाना बनाएंगे, जब हमारे कोलेट्रल डैमेज होगा, तो आप हमें इतना बेवकूफ़ और इतना हारा हुआ ना समझें कि हम आपको जवाब नहीं देंगे। और ये पाकिस्तान के हर बड़े और बच्चे का जज्बा है। एंड आई एम अमेज्ड कि मैं जब भी किसी से कहती हूँ कि आपको डर नहीं लगा, तो मुझे हमेशा ही जवाब मिलता है कि हरगिज़ डर नहीं लगा। मज़ीद ऐसे इलाकों में आपको लेके जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज ने कामयाबी से भारत की तरफ से लॉन्च किए हुए ड्रोन्स को गिराया और कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, इस वक्त हम बरकी के इलाके में मौजूद हैं और मैं दिखाऊंगी भी कि यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, लोग बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। उन रिपोर्ट्स के बरक्स जो हमने इंडियन मीडिया पे देखा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पिंडी पे अटैक कर दिया है, कराची एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया है, फैसलाबाद को जैम कर दिया है, इस्लामाबाद को जैम कर दिया है, आपके चीफ को उठा लिया है और ब्लैकआउट कर दिया है बड़े बड़े शहरों में, अमृतसर और पता नहीं अपने के इलाकों के बारे में झूठी रिपोर्ट्स इंडिया के मीडिया ने जब चलाई और आप उनको देखेंगे तो उसके बिल्कुल बरक्स हैं वो रूटीन जो इस वक्त पाकिस्तान में। और यहाँ पे आपके कुछ लोगों से बात भी करवाते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने विटनेस भी किया है। जी, आपने देखा था, क्या विटनेस, क्या देखा आपने? जी, इधर हमारे पास ही वो ग्राउंड गिरा, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत आई है। हम नहीं डरे, हमने जगह हम बल्कि दलेर हो गए। उनकी ये हरकत सुनकर, हरकत देखकर हम दलेर हो गए हैं। हम तो इजाज़त के तलबगार हैं, वरना हम अपनी पाक फ़ौज को आगे किया हुआ वो तो मुकाबला डट के कर रही है इनका। लेकिन हम भी अगर आगे जाए ना तो हम भी इनसे इतना मुकाबला करें कि इन मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अच्छा, तो क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने फ़ौजी भाइयों से रूटीन में इस तरह मुलाकात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आप टीवी पे कहते हैं वो उन तक पहुंचता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि हम डरे नहीं उनसे और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हम डरेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारा पाक मुल्क इनकी छोटी मोटी हरकतों से बिल्कुल नहीं डरेगा। छोटी मोटी हरकतों से छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं, बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। ये हमारा पाक मुल्क है, हम पाक। और आपने देखा है, कोई खबरें देखी हैं जो इंडिया के टीवी चैनल चलाते हैं, इंडिया के सहाफ़ी झूठी खबरें ये फॉलो की हैं आपने? ये झूठी खबरें हमने देखी थी, लेकिन हमने नहीं फॉलो की, हमने छोड़ दिए उनके। कोई ऐसी बात पे यकीन। आपने डर लगा आप जब देखा कि हमने क्यों डरना है? ये इंडिया में ये ड्रोन से धमका नहीं सकता है, ठीक है? ये छोटे छोटे धमाके करके हम डरा नहीं सकता, हमारा और हौसला बढ़ रहा है। हम अपने यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि हम जिस इलाके में इस वक्त हैं इसके गिरदो नवा में ड्रोन्स आए हैं और ये बॉर्डर से, इंडियन पंजाब के बॉर्डर से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, विच इज़ डेफिनेटली सेंसिटिव। और तो आप मुझे बताएं कि फिर आप लोगों का रद्द अमल क्या था? लोगों ने थोड़ा मूव किया यहाँ से? नहीं, हम नहीं डरे, हमारा हौसला और बड़ा है।
कि हमारी फ़ौज के साथ, हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी पाक फ़ौज है, हमारी पाक फ़ौज जाएगी, हम उनके साथ लड़ेंगे शाना बशाना। अच्छा, ये जितने लोग फवाइद उठा रहे हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, बाकी ठीक है, इंडिया हमला कर रहा है हमारे ऊपर, हम भी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जवाब हम भी दे रहे हैं। बाकी जो ड्रोन्स वगैरह वो फेंक रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम उनका पूरा जवाब देंगे अल्लाह के फजल से। हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, रेंजर्स है, पंजाब पुलिस है, ये इस टाइम पूरे अलर्ट है, ठीक है। और बाकी जो बॉर्डर एरिया है, मैं भी बॉर्डर से अभी आ रहा हूँ, वाघा बॉर्डर गया हुआ था, मैं भी उधर से आ रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल पुरअमन था, पूरा अमन है उधर, कोई ऐसा नहीं है कि वो इंडियन वाले आज भी नहीं आए। मैं 3 दिनों वो आ नहीं रहे हैं, उनकी साइड के लोग नहीं है, उनके लोग कोई नहीं है, परेड हो रही है उनकी हल्की फुल्की, ठीक है। हमारी माशाल्लाह परेड हो रही है, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। मैं 3 दिन हो गए लगातार जा रहा हूँ उधर परेड देखने के लिए, ठीक है। हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह काफ़ी आ रहे हैं, कोई डर खौफ नहीं है उनको, ठीक है। वो बुज़दिल है और इंशाल्लाह वो बुज़दिल रहेंगे। तो भाई ये आप लोग तो बड़े ये एरिया में रहते हैं, करीब भी है बॉर्डर से, यहाँ पे मेरी लोगों से बात हो रही है, उन्होंने कहा हमें तो कोई डर वर नहीं लग रहा। और लाहौर में आपको पता है इंडिया ने ड्रोन्स भेजे और वो मार गिराया पाकिस्तान ने। क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम जो कह रहे हैं, जो महसूस करते हैं कौम की हैसियत से, वो हमारी अफवाज तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानियों से यही गुजारिश करूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, हम भरपूर अपना दिफा कर रहे हैं और इंडिया को नाकों चने चबवा दिए हमने। अच्छा, ये सवाल मैंने और भी लोगों से पूछा है, मैंने कुछ सियासतदानों से भी पूछा, मैंने कुछ सहाफ़ियों से भी पूछा कि क्या आप क्या करें ऐसा पाकिस्तान आर्मी की आपको अच्छा लगे। तो मुझे किसी ने कहा कि मज़ा आ जाए अगर वो उनके फ़ौजियों को अटैक करें, किसी ने कहा मज़ा आए कि वो उनको पानी के मसाइल दें। तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह का बदला ले? मैं ये चाहता हूँ कि सियासी लेवल पे ना अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी को दहशतगर्द करार दिलवाया जाए और उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। ये बस ये सबसे बेटर आपको अच्छा लगे। जी, उसको दहशतगर्द करार दिलवाया जाए यूरोपीय यूनियन से, उसको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए और उसको इधर फांसी दी जाए। वैसे ये फांसी वाला जो मामला है वो तो उस पर मैं फ़िलहाल कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तक पे मैं ज़िम्मेदारी से कह सकती हूँ कि बिल्कुल जो वज़ीर आज़म है इंडिया के, वो स्टेट टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शंस उन्हीं की तरफ से ही जा रही हैं। गुजरात में जो उनकी पॉलिसी थी, और आज इन्वेस्टिगेशन किए बगैर जो पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, उनका मीडिया बड़े फ़ख्र से कहता है कि हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो सारी कार्रवाइयों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो झूठ फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो हथियार पाकिस्तान में फेंक रहे हैं जो उनको इजराइल प्रोवाइड करता है लोगों को मारने के लिए, औरतों और बच्चों को मारने के लिए। आप ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मेरे साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, इंतहाई एक्सपीरियंस्ड हैं, और इस वक्त जो मुल्क के हालात में है उसमें पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरनेशनली एक डिबेट भी बन चुका है और एक सब्जेक्ट भी बन चुका है। थोड़ी तकनीकी गुफ्तगू होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू हम सब सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो एक्चुअली दिया कैसे है। बहुत शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग। सो आई हैव गॉट सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस इन माय हेड। तो आपने वो जो हमारा जज्बा है उसको अपने जवाबात से और बढ़ा दीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ा समझ भी आ जाए कि जहाज़ कैसे गिरा है। पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि ये ड्रोन की फ़िलहाल रीसेंट स्टोरी है कि ड्रोन के हवाले से सवाल उठ रहा है कि आ रहे हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम ले रहे हैं, फिर शूट डाउन कर रहे हैं, और वो ड्रोन्स किस नौयत के हैं? देखिए, ये इजरायली ड्रोन है, इसमें 2 तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक कैपेबिलिटी ये होती है कि ये सप्रेस करता है एयर डिफेंस को, और दूसरा डाटा पिक भी करता है। यानी जब आप रेडार अपना ऑन करेंगे या मिसाइल मारने की या सरफेस से मारने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके सेंसर्स की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनको पिक कर लेता है और पिक करके पेरेंट यूनिट को ट्रांसफ़र करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक रेडार आपने बैटरी का रेडार ऑन कर दिया, तो वो पिक करेगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ लाहौर वाला रेडार ऑपरेट करता है। तो नेक्स्ट टाइम दुश्मन जो होगा वो अकॉर्डिंगली एंटी रेडिएशन मिसाइल भेजेगा उनको टारगेट करने के लिए। तो देना ख़तरनाक भी होता है जब आप फ्रॉड करें। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो चीज़ आए, इसीलिए हम ज़रा केयरफुल भी थे कि अगर सारा डाटा जंग शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के पास न कलेक्ट हुए। एक तो वो बात है। दूसरा, मैं थोड़ा सा एक मिसपरसेप्शन जो लोगों के जहन में उसकी क्लैरिटी करता चलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के जहन में ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई सीमेंट की दीवार है, कोई 100 किलोमीटर ऊंची, तो कोई चीज़ आएगी वो टकरा के गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपने बड़े बड़े मुल्क मिडल ईस्ट में, इसराइल में देख लिया, कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका होता है, उसके बावजूद पेनिट्रेशन हो जाती है, और ये नॉर्मल है। ये प्राइस होती है जंग की, देनी पड़ती है।
ये नहीं होता कि 100 मिसाइल आएंगे तो 100 के 100 हम गिरा देंगे और बाहरी बॉर्डर के बाहर सारा गिरा पड़ा होगा। उन्होंने भी पैसे खर्चे हैं, उसके काउंटर मैयर्स होते हैं ऐसे सर्विस जब ड्रोन्स फायर किए जाते हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा लॉस। अच्छा खालिद शीशी साहब, ये भी बताइएगा कि ये मैसिव अटैक का मकसद होता है इनका या जासूसी का मकसद? देखिए, सिर्फ 1000 किलोग्राम वजन का इसका वॉरहेड होता है। जब एक फाइटर जहाज़ J-10C जैसा ये तकरीबन 7 टन वजन उठाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना एक फाइटर एयरक्राफ्ट में इस पर कितना कम लोड होता है। मोस्टली इसका टारगेटेड एक एम होता है और दूसरा ये होता है खौफ और रास फैलाना, लोगों को इनसिक्योरिटी पैदा करना। जब एक मिसाइल लाहौर बोल्टन आके गिरता है तो आपको लगता है कि हम लाहौर सारा इनसिक्योर। लेकिन सर जो ड्रोन है, जो अभी पाकिस्तान में ड्रोन एंटर हुए हैं, ये सिर्फ जासूसी के? नो, मैंने कहा पहला ये होता है, पहला ये होता है कि वो अपनी सेंसर से आपकी फ्रीक्वेंसीज उठाता है और दूसरा अटैक आके करता है, यानी वो 2 काम इकट्ठे करता है, यानी वो जासूसी भी करता है और हिट भी आके करता है 1000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव के साथ। तो उस वक्त तक डाटा ट्रांसफ़र कर चुका होता है वो अपने पेरेड यूनिट को कि लाहौर में ये रेडार मुझे लॉक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि हमने जब रेडार ज़ाहिर हम लॉक करते हैं तो इनको भी वार्निंग आ जाती है कि आपका डाटा चोरी हो रहा है। तो दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि आपका डाटा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है इस रेडार। और चूँकि आप कह रहे हैं कि ड्रोन ने एक्सप्लोसिव्स कैरी किए होते हैं, तो उसमें वो फिर पैमाना वेरी करता है डिस्ट्रक्शन का? अगर नहीं 1000 किलोग्राम की कैपेसिटी होती है वजन, आपने एक्सप्लोसिव कौन सा लगाना है उसके अंदर वो चॉइस होती है किस तरह का टारगेट है, बट जनरली एक जनरल डिस्ट्रक्शन के लिए रखा जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम की क्या पर्टिकुलर स्पेशलिटी थी कि हमने तैयारे भी गिराए और फिर ड्रोन्स भी गिराए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ी सी हिस्ट्री, और मैं क्विक आपको बताता चलूँ ऑन द लाइटर नोट के ये जो राफेल के साथ हुआ है ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान से नहीं हुआ। आज से पूरे 60 साल पहले चले जाएँ, 1965 की जंग में चले जाएँ, 70 साल हो गए। उस ज़माने में हमने हंटर शूट किए थे पाकिस्तान ने, इंडियन जहाज़ थे, वो एक्चुअली इंग्लैंड का जहाज़ है, यूके का। तो एक BBC का कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे एक पायलट से मिलने आया, स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर से, और उन्होंने आके पूछा कि कैसा जंग चल रही है। तो ही सेड कि वी आर शूटिंग द हंटर्स लाइक डक्स। हमारे पायलट ने उनसे कहा कि हम किस तरह गिरा रहे हैं, एंड उन्होंने उस वक्त कहा 70 साल पहले UK के BBC को कि दे आर बैड पब्लिसिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट, द इंडियन पायलट्स आर योर बैड पब्लिसिटी। अब देखिए राफेल की आज 70 साल बाद भी दे आर बैड पब्लिसिटी टू द फ्रेंच एयरक्राफ्ट। मैं प्राइड से कह रहा हूँ, अल्लाह से डर के भी कह रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि ये शाइन ऐसी लगे रहे। देखिए, एक मोटिवेशन है नंबर 1 जो जज्बा ईमान होता है, दूसरी हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत टफ है। बीइंग अ फाइटर पायलट मुझे पता है कि हमारे क्या स्टैंडर्ड होते हैं। मैं जब नौजवान अफसर था तो इंस्पिरेशन मेरी MM आलम थी। मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर मेस में हुई, तो पेशावर बेस पर हुई। तो MM आलम साहब ने शादी नहीं की थी सारी उम्र, वो बैचलर थे और मेस में साथ वाले कमरे में रहते थे, हम खाने इकट्ठा खाते। अच्छा, सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की। वो कह रहे थे मेरी शादी एयरफोर्स से हुई है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। हाँ, मैं हैरान होता था कि ही इज, बट वी आर स्टिल प्राउड ऑफ हिम। नो, ही इज प्राउड ऑफ हिम बिकॉज़ ही वाज डेडिकेटेड। उनके कमरे में बेड नहीं था, उनकी बहुत अलग टॉपिक है कि वो पढ़ते रहते सारा दिन। हमें डांटते थे डाइनिंग के दौरान, पूछते थे कि हंटर के कितने मिसाइल लगते हैं, कितना। और वो आपके रूममेट थे? साइड रूम में, दूसरे ब्लॉक में रहते थे। तो वो हमें डांटते ये थे कि तुमने नई इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ी इंडियन के बारे में तो खा जाएंगे तुम्हें वो। तो हम तो वो इंस्पायर्ड लोग हैं उनसे डायरेक्ट इंस्पिरेशन लेने का, और वो लेगेसी एयर मार्शल असर खान से लेके एयर मार्शल नूर खान से लेके प्रेजेंट चीफ था, वो कंटिन्यू है लीडरशिप पर। दिस इज सो इम्प्रेसिव। और ये जो आपने बताया मैं मालूम साहब के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, ये मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर है, झूठ है, मतलब अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो हंसी के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। और वो ये भी चला रहे थे कि आसिम मुनीर कहीं पकड़े गए एंड वी हैव नो आइडिया कि इन चीज़ों को रिएक्ट कैसे करें, और वो खुद भी हंसते ही होंगे इंडियंस। तो सही ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल जब हमें सुनने को मिला कि F-16 गिरा दिए हैं, तो पाकिस्तान इसका क्या कोई मखसूस तरीका है जवाब दे सकता है उस डिसइन्फॉर्मेशन का, या फिर हमेशा DG एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी? कुछ चीज़ों तो हमें आइडिया खुद भी है, बट हाउ टू कोप दिस पर्टिकुलर थिंग? देखिए, इसमें मेरे जैसे लोग तो हाजिर हैं, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो ऐसे लोग ज़्यादा कमाल कर सकते हैं जो एक्चुअल स्प्रेड करते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस है, जिनको लोग फॉलो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जब एनिमी इन्फॉर्मेशन में हार जाए तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ जाए। जब उसको पता है हम जहाज़ लूज़ कर रहे हैं, हमें मार पड़ रही है, तो फिर अमेरिका का एक जहाज़ क्रैश किया हुआ शिकागो के पास, उसकी फ़ोटो लगा के आप कहते हैं हमने मार दिया। कोई पुराना, और मोस्टली तो पैलेस्टाइन की विजुअल्स भी आ रहे हैं, वो चला दी हैं। हाँ। तो फिर वो एक मीडिया मेरा ख्याल है पूरा एक कैंपेन चला रहा है उसको, इनके किस तरह हम अपनी शर्मिंदगी कम करें और लोगों के जहन में गुस्सा कम करें। देखिए, $75 बिलियन इंडियन कौम देती है इस मिलिट्री को,
एवरी ईयर, और पाकिस्तान से बजट से ज़्यादा बजट देती है। 900 के करीब जहाज़ है उसके पास, इंडियन एयरफोर्स के पास 950। तो जब आप 80 बेस्ट जहाज़ इस कॉम्बैट में भेजेंगे जो 2 रात पहले हुई, और 5 जहाज़ मलबे का ढेर करके आप 75 जहाज़ों को लैंड करने देते हैं और बाकी 5 को नहीं लैंड करने देते, तो इंडियन लोग पूछेंगे तो सही अपनी हुकूमत से कि इस दिन के लिए आपको इतनी फंडिंग। अच्छा, बिल्कुल इसी पे मैं आना चाह रही थी कि जो राफेल का मामला है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ना फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा था, ना उनके वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन को इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गिरा तो दिया। तो हाउ डिड इट हैपन? देखिए, राफेल जहाज़ जो है, मैं एज अ फाइटर पायलट उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जहाज़ में कोई ख़राबी है, तो ज़बरदस्त जहाज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लीथल, कुड नॉट डाउट अबाउट इट। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, वो तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगा। मशीन, कोई भी मशीन मेरे हाथ दे दें, अगर मुझे चलानी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा उसके साथ? तो जहाज़ों की सिर्फ क्वालिटी नहीं मैटर करती, उसको एम्प्लॉयमेंट और उसकी ट्रेनिंग और उसका स्किल लेवल भी पायलट्स का भी डिपेंड करता है। तो मैं तो उस एरिया को ज़्यादा इनसे कहूँगा। अभिनंदन का क्या हुआ? अभिनंदन के वक्त इन्होंने ये कहा था कि जी हमारा वो जहाज़ पुराना था, 70 साल पुराना, MiG-21, इसलिए जी F-16 के मुकाबले में और J-17 के मुकाबले में मारा गया। तो मैं एक सवाल और बढ़ के पूछूंगा कि आपके पास 950 जहाज़ था, तो आपको 70 साल पुराना ही जहाज़ मिला था। फिर उन्होंने कहा हमारे पास हमारी ख्वाहिश है, हमारी विश लिस्ट है, हमारा क्रश है राफेल के ऊपर, अगर हमें वो मिल जाए तो उसकी क्या बात है। वो मिल गया, तो आपने एक नहीं बल्कि 3 गिरवा लिए। बल्कि मोदी साहब ने तो किसी मौके पे मैंने सुना ये भी कहा कि अगर फलां दफ़ा हमारे पास राफेल होता, यही तो कहा था उन्होंने अभिनंदन के वक्त कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, फिर राफेल आ गया तो फिर आप कोई हिसाब कर। तो अभी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम अभिनंदन और राफेल जब इकट्ठे आए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, तो सर ये कितना एडवांस है ये प्लेन राफेल? राफेल बहुत एडवांस है, बिकॉज अभी 4-5 साल पहले उन्होंने ख़रीदा है। दुनिया ऑल ओवर बहुत अच्छा जहाज़, रिस्पेक्टेड जहाज़ गिना जाता है। मसला जहाँ उनके लिए पैदा हुआ है, हमने उनकी एडवांटेज ख़त्म किया। अच्छा, पहले मैं आपके नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि राफेल की विश क्यों कर रहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हमारे पास होता। वो ये कर रहा था कि उसकी 150 किलोमीटर उसके रेडार की और मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड 150 किलोमीटर, जिसका मतलब ये एज अ पायलट मैं चंद किलोमीटर तक देख सकता हूँ। इंसानी आँख जो होती है, रेडार 150 किलोमीटर तक अगर देख रहा है, तो आप उस रेडार पे मिसाइल फायर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ दुश्मन है। रेडार आपको बताता है, आप मिसाइल फायर करते हैं, मिसाइल लगता जाते हैं। 150 किलोमीटर हमारे जो F-16 की उस वक्त रेंज थी, हमारे पास जो मिसाइल थे उनसे कहीं ज़्यादा थी। तो यहाँ तक तो वो खुश थे, लेकिन हमने क्या किया, प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ जो एयर चीफ मार्शल बाबर हैं, इन्होंने फोरसाइट किया कि ये तो हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। बस इंडियन 150 किलोमीटर से फायर करेंगे, हम तो आधी रेंज से भी नहीं करेंगे, हमारे पास तो मिसाइल ही नहीं है हमारे पास। तो ही प्रॉम्प्टली वेंट इन फॉर चाइनीज एयरक्राफ्ट और J-10C उसका खरीदा गया। पहली दफ़ा चाइना ने किसी को अपने मुल्क से बाहर J-10C दिया। हमने PL-15 उस पर मिसाइल लगे हुए लिए उसके साथ, और PL-15 की जो रेंज है वो 150 के मुकाबले में जो राफेल के मिसाइल की है उससे 200 किलोमीटर प्लस है। तो ये हमें एडवांटेज हो गया कि अगर राफेल 150 करीब आएगा, हम 200 किलोमीटर से वो मिसाइल फायर कर सकते हैं अपने वालों से। और उस वक्त मैं डॉक्यूमेंट्रीज क्योंकि बनाता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि खालिद चिश्ती के साथ मैं भी अपनी बनाता हूँ। तो मैं जब थोड़ा सा पहले इन्हीं पायलट्स को मिलने गया, रिसर्च करने गया, बल्कि आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हुए हैं। मैंने बिल्कुल शॉर्टली बताइएगा कि आपने जो हमारे सुपर पायलट्स हैं उनका नेचुरली आपने इंटरव्यू किया है। जी थैंक यू। तो मैं एक्चुअली बड़े अरसे से चाह रहा था और अचानक मैंने विश का इजहार किया एयरफोर्स चीफ को, वो मुझे जानते हैं, तो इंटरेस्टेड मी, क्योंकि मैं पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाने में मुझे स्पेशल परमिशन दी, फर्स्ट टाइम एवर 3 साल में किसी को भी, इनसाइड और आउटसाइड, मिलिट्री और सिविल। तो मैं सारा दिन गुजारा, मैं कैमरे के साथ गया, मैंने इंटरव्यू किया सारे पायलट्स के साथ। मुझे यकीन करें उस वक्त नहीं लग रहा था कि यही पायलट होंगे कि जो हवा में जाए ये कारनामे करेंगे। और उस रात को मैं विजुलाइज कर रहा था उन पायलट्स को उड़ते हुए। आप इंटरव्यूज़ देखिए, उसमें फुल ऑफ एनर्जी, यंग बच्चे 30-30 साल के नौजवान जिन्होंने मिरेकल कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक रिजॉल्व देख रहा था उस वक्त जो एग्जिबिट हुआ है। और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारा जो वेपन J-10C के ऊपर लगा हुआ है, और वो हमने F-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अपग्रेड कर लिया। यानी हमारे पास 2 जहाज़ ऐसे हैं जिन पर इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल लगा। और उस दिन क्या हुआ था वो अगर आप पूछना चाहेंगे किसी और अगले सवाल में, तो मैं बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ है जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ। जी बताइए। देखिए, हिंदुस्तान की ये शर्मिंदगी थी कि आपने नोट किया होगा कि पहले उन्होंने ये पहलगाम किया, एक हाइप क्रिएट की, 2 हफ्ता तक वॉर मॉन्गरिंग की, हमें डिफेंसिव रखा कि हाँ जाहिर है हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, वो खुद ऑफेंसिव थे। मैं आपके नाज़रीन के लिए बहुत सिंपल करके पेश करने की कोशिश करता हूँ कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव होता क्या। जिसने ऑफेंस करना होता है उसके पास इनिशिएटिव होता है, कब करना है,
चूजिंग होती है, टाइम की चूजिंग होती है, वेपन होता है, और सबसे बढ़कर कंसंट्रेशन कि आपने कितनी क्वांटिटी से मारा। हम डिफेंस में थे, हमें नहीं पता दुश्मन कब आएगा, शाम को आएगा, दिन को आएगा, रात को आएगा, जहाज़ों से आएगा, मिसाइल से आएगा, किससे आएगा। फिर उन्हें वो राफेल भेजे फेमस, जिसको हमने जैम कर दिया और वो फोर्स लैंड करके जाके श्रीलंका। मैं उसको फोर्स लैंड नहीं करता, मैं पैनिक लैंड कहता हूँ कि पैनिक में लैंड करके कि अब क्या करें, बचा लें। फिर इंडियन पर और प्रेशर आ गया कि आप कुछ तो करें। फिर उन्होंने ये 80 जहाज़ तैयार किए, जिसमें पूरा राफेल का फ्लीट था, तकरीबन 33-34 जहाज़ों का, जितने हिंदुस्तान के पास जहाज़ थे, प्लस उन्होंने 40 जहाज़ और लिए और उस दिन हवा में भेजे। उनका मकसद ये था कि चंद एयरक्राफ्ट स्टैंड ऑफ वेपन फायर करेंगे। स्टैंड ऑफ वेपन ये होता है कि अपने मुल्क में रहते हुए ही लॉन्ग रेंज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे आप मिसाइल मार देते हैं। सिर्फ मिसाइल एंटर होगा, पाकिस्तान में जहाज़ एंटर नहीं होगा। तो बाकी जहाज़ों का काम ये था कि पाकिस्तानी जहाज़ों को चुन चुन के अगर जो उड़े उसको मारे अपने मिसाइल से। आप इमेजिन करें 80 जहाज़, एवरेज 4 से 6 मिसाइल लगते हैं एक जहाज़ पर, तो अगर ज़रब दें तो तकरीबन 400 मिसाइल उस वक्त हवा में इंडियन जहाज़ों पर लोडेड थे अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। अगेंस्ट हाउ मेनी? अगेंस्ट वो एक नंबर लेता है, वो हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते, उसमें बात नहीं कर सकते, बट वर वी लेसर, मच लेसर। लेकिन उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी थी हमारे जहाज़ को मारना, क्योंकि देवर सो मैनी, जैसे मैंने कहा कि 80 जहाज़ है और 400 के करीब मिसाइल लगा हुआ है उनके ऊपर। लेकिन मैं जितना इन नौजवानों को क्रेडिट देता हूँ मारने का जहाज़ 5 उनके, मैं उससे ज़्यादा शायद क्रेडिट दूंगा खुद कितना सेफ लैंड कर गए वहाँ पे। देखिए खुद भी बचा कर आ गए ना, खुदा ना खास्ता हमारे जहाज़ को कुछ होता तो आपको वो तो एक प्लेयर या ऑनर नहीं लगना था ना कि हमारा भी नुकसान हो गया। और चिश्ती साहब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक एपिसोड थी जिसको पाकिस्तान ने अपनी मर्ज़ी से ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी बताइएगा कि सर कि इंडिया ने पानी के इशू के ऊपर भी बड़ा रिएक्ट किया है और नीलम झेलम प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया है। तो ये जो बगलेहार डैम है, इसके हवाले से हम कोई ख़ास पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिज़ाइन से भी पाकिस्तान को शिकायत रही है। कैन दैट बी टारगेटेड? देखिए, जब ऑल आउट होगी तो पॉसिबिलिटी वाइज अगर आप पूछ रही हैं कि एयरफोर्स की कैपेसिटी वाइज फॉर श्योर इट कैन बी, ये तो कैपेबिलिटी वाइज मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं इंटेंशन या प्लान्स की बात नहीं कर रहा। इफ समबडी इज टू आस्क मी कि पॉसिबल है एयरफोर्स के लिए, यस पॉसिबल है, लेकिन हमने फिर ये देखना है कि हम फिर वॉर की या वाटर की जंग में जा रहे हैं तो फिर ठीक है। उसका नुकसान ये होगा कि वो पानी किसी से संभाला ही नहीं जाएगा, बिकॉज वो तो कंट्रोल्ड पानी है और जाहिर है वो फ्लो करता है कहीं ना कहीं। हमने तो ये थ्रेट किया हिंदुस्तान को कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो आपका पानी भी आपकी तरफ नहीं जाएगा, वो फिर कहीं और जाएगा। अच्छा, इंडिया में चूंकि खुद भी आपको पता है डिस्पैरिटी है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, 7 सिस्टर स्टेट, मणिपुर और नागालैंड और आसाम और इवन खालिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या इंडिया के इंटरनल इश्यूज बढ़ सकते हैं और इंटरनली इंडिया को नुकसान हो सकता है? देखिए, इंटरनली तो खालिस्तान से शुरू हो चुका है। आपने नोट किया होगा कि ये कभी था इतनी अनसर्टेनिटी इंडिया को कि खालिस्तान इटसेल्फ ही लॉयल नहीं हमारे। सिख कम्युनिटी या सिख रिलीजन के तमाम लोग जो पैरोकार हैं वही लॉयल नहीं नजर आ रहे, इंडिया को मशकूक हो रहे हैं। तो ये तो ऑल ओवर स्प्रेड किया हुआ है इंडिया के बहुत सारी दर्जनों और चल रही हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अब ये एक और ऐड हो गई है, और लेट मी टेल यू कि सिख बहुत ज़्यादा है आर्म फोर्सेज में। तो ये इंडिया के लिए बहुत सोच का मकाम है कि ऐसी एक कम्युनिटी को और ऐसे रिलीजन को, इतनी बड़ी कौम को जो बहुत रिस्पेक्टेबल भी है, बहादुर भी बहुत है, उनको छेड़ना उनके मकसद में है कि नहीं। तो इंशाल्लाह समथिंग विल कम अप। और सर 1981 में इंडिया और इसराइल ने जब प्लान बनाया, नाकाम प्लान के कहूटा में न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने का मंसूबा बनाया और वो फिर नहीं मटीरियलाइज हो सका, तो इस तरह के क्या कोई थ्रेट अभी भी मौजूद है? क्योंकि जो वेपन्स हम विटनेस कर रहे हैं, मिसाइल के टुकड़े हमने देखे तो वो इजराइल में, तो वो डज दैट कन्विंस यू कि चीज़ें मज़ीद इंटेंसिफाई हो सकती हैं? 1981 की जो बात कर रही हैं तो मैं बिल्कुल नौजवान पायलट था, उस वक्त फाइटर पायलट था, और हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे हैं डिफेंस में अपने न्यूक्लियर प्लांट में। हमारी ड्यूटीज़ लगती थी टू प्रोटेक्ट दैट प्लांट। लेकिन उस वक्त ज़माना और था, उस वक्त कॉन्सेंट्रेटेड हमारी ज़ाहिर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी। अब हमारा ऐसा कोई साइट ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि अगर ये तबाह हो जाए तो हमारा न्यूक्लियर प्लांट डूब जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यानी एक पर्टिकुलर साइट डिपेंडेंट नहीं है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका वक्त देने के लिए, और मैं ज़ाती तौर पे भी कह रही हूँ वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपके माजी पे, हाल पे, इवन आप लोगों के मुस्तकबिल पे हमें फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। आपने एयर कमोडोर खालिद चिश्ती की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतें बताई और लोगों के जज्बात भी हमने आपके सामने रखे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।